Hi everyone, welcome back to the channel. This is the most requested video of my channel because मेरे पूरे comment section fill थे with the comments like दीदी फिजिक्स नहीं हो रही है, we have tried whatever you have said, शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं, बट फिजिक्स के लिए एक अलग ही डर है बिकॉज हमारे सीनियर्स का आपका एग्ज़ाम मुश्किल आया था, हमें समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस करते हैं बट होते नहीं हैं, ठीक है, डेरिवेशंस भूल जाते हैं. सो हम ऐसा क्या करें कि हमारा फिजिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए. केमिस्ट्री हो जाती है, मैथ्स हो जाती है, इनफैक्ट बायो वगैरह के बच्चे भी बोल रहे थे कि दीदी बायो हो जाती है, बट फिजिक्स नहीं हो रही है. सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, या क्या करें कि फिजिक्स हो जाए स्पेसिफिकली. तो देखो, हमारे जो सब्जेक्ट है ना फिजिक्स, ये एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जो हर बच्चे को प्रॉब्लम देता है, नो मैटर हाउ गुड ही और शी इज़ इन स्टडीज़. तो सबसे पहले तो समझो मुश्किल लग रही है बिकॉज वो सब्जेक्ट ही मुश्किल है. न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे बिकॉज वो न्यूमेरिकल 10th लेवल जितने न्यूमेरिकल नहीं है कि डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन हो जाएंगे. नहीं, ऑप्टिक्स अभी क्या टाइम है, अभी इट्स लाइक अगस्त स्टार्ट होगा, इट्स 29 जुलाई टुडे. और आप खुद देखो, अभी आपने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी है, जब आप ऑप्टिक्स करोगे और किसी बच्चे ने इनफैक्ट अगर पढ़ लिया है तो वहाँ पे न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे, इतने ज़्यादा लाइक कंसेप्ट्स वगैरह लगेंगे. खतरनाक तो नहीं बोलूँगी बट बहुत कंसेप्ट्स लगते हैं. तो उन आपको तभी न्यूमेरिकल्स कर पाओगे जब आपका बेसिक वाला पार्ट स्ट्रोंग होगा, जब आपका कंसेप्चुअल पार्ट स्ट्रोंग होगा, जब आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैलकुलेशन वाला पार्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होगा. अगर किसी केसेस में, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपको अपने सारे एस्पेक्ट्स जो एक न्यूमेरिकल कवर करते हुए चलता है उनको स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक ओवरऑल न्यूमेरिकल होगा. तो इस चीज़ को एनालाइज करना, समझना बहुत ज़रूरी होता है. तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे होंगे बिकॉज हम कुछ चीज़ें लैक कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. डेरिवेशन लर्न नहीं हो रही, तो भाई डेरिवेशन लर्न नहीं करनी होती, डेरिवेशन समझनी होती है, उसके बाद उसको 2-3 बार खुद लिख के देखो, अपने आप हो जाती है. बट कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि यही सारी प्रॉब्लम्स जो फिजिक्स में आप फेस कर रहे हो वो सारे बच्चे फेस कर रहे हैं. क्योंकि देखो, आपको क्या लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो या आपके साथ में जो स्कूल वगैरह में फ्रेंड है वो पढ़ रहे हैं, या आप ना कंपेरिजन लेके बैठ जाते हो, यार मेरे से नहीं हो रहा, सामने वाले से हो रहा है. बट मेरे पास पूरे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स होते हैं, टेलीग्राम पे सारे कमेंट्स होते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स होते हैं, ये दीदी वो दीदी नोट्स दीदी ये. मैं सबकी प्रॉब्लम सुनती हूँ एंड ट्रस्ट में सबके साथ यही सेम इशू है. और मैं सबको यही बोलती हूँ कि सबसे पहले तो अपने मन से डर निकाल दो, बिकॉज वो डर, मैं खुद बता रही हूँ ना कि वो डर है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करवाता है. क्योंकि डर की वजह से ये आधी चीज़ें तो हम वैसे ही खराब करके आ जाते हैं. चीज़ें आती है बट डर की वजह से आधी भूल जाते हैं, उन आधी बची हुई में से भी कुछ वैसे ही गलत कर देते हैं. तो थोड़ा सा डर कम रखो और ट्रस्ट रखते जाओ, अपने आप हो जाएगी चीज़ें. क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ, मैं भी बहुत डरती थी बट लास्ट में अपने आप रिजल्ट आया, अपने आप मार्क्स आएंगे. बस एफर्ट करते हुए चलो, कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ो. तो अब करना क्या है, क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले तो वही बात, तुम अकेले नहीं हो, ये सब्जेक्ट ही थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें बहुत कंसेप्ट्स वगैरह सब कुछ लगता है. अच्छा, अब 2 केसेस होते हैं. फिजिक्स को हम कह रहे हैं ना न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, तो समझो फिजिक्स ना मैथ्स से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है. फिजिक्स में बहुत मैथ्स आती है. तो फिजिक्स मैथ्स एक सब्जेक्ट है जो कि हमारा टूल है फिजिक्स के लिए. मैथ्स की एप्लीकेशन ही हमें ऐसे लगता है कि फिजिक्स में, मतलब मैथ्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो फिजिक्स में यूज़ होता है, जो 12th का मैथ्स है स्पेशली. तो क्या है ना कि 2 बच्चे होते हैं जो मैथ्स जिनका अच्छा होता है, ठीक है, तो उनके ना हाई चांसेस होते हैं, जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है, कि उनके फिजिक्स के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं. बहुत हाई चांसेस होते हैं, बहुत रेयर होता है कि जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा हो उसके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ना हो रहे हो. और अगर ऐसा होता है कि नहीं हो रहे, तो यानी कि उस बच्चे का कंसेप्चुअल वाला पार्ट, जो कंसेप्ट लगते हैं ना, वो बहुत वीक होगा या उसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं हो रही. नहीं तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी हो जाए. सेकेंडली, बायो वाले बच्चे होते हैं, उनको ना मैथ्स से डर लगता है, वो बायो ही इसलिए लेते हैं कि यार मैथ्स नहीं पढ़ी जा रही थी हमसे, ठीक है. तो इस टाइप के बच्चे होते हैं. दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास 11th-12th में मैथ्स यानी पीसीएम भी होता है, बट वो मैथ्स सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि हाई स्कोप रहे, बट मैथ्स इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है. तो आपके हाई चांसेस होते हैं कि आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द मैथमेटिक्स पार्ट, कि मैथमेटिक्स आ गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, उसकी वजह से आप ज़्यादा फेस करते हो. नहीं तो ओवरऑल ठीक है. नहीं तो इस टाइप के भी होंगे कि यार मैथ्स तो फिर भी डिसेंट लेवल पे हो जाता है बट पहले ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो यानी कि आपका कंसेप्चुअल पार्ट वीक है. तो दोनों टाइप की प्रॉब्लम समझ में आई कि या तो कंसेप्चुअल पार्ट वीक है इसलिए न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे, या फिर आपका मैथमेटिक पार्ट
जो मैथमेटिक्स का पार्ट यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जैसे ईसी वाले न्यूमेरिकल्स होंगे ईसी वाली यूनिट में, वहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत लगता है, ठीक है। तो आपके न्यूमेरिकल में आप वहाँ फंस रहे हो, इसका मतलब आपका मैथ्स वीक है। आपको अपनी मैथ्स के ऊपर कमांड बनानी है। अगर आपको पता लग रहा है कि कंसेप्चुअल वीक है, यानी कि आपको अपना जो डेरिवेशन वाला, जो उसके बाद थ्योरी वाला पार्ट है, जो कंसेप्चुअल वाला पार्ट है कि क्या कंसेप्ट क्या है मेन, उस पर कमांड बनानी है। तो उसको आपको खुद समझना पड़ेगा ना कि मेरा कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, और फिर उस चीज को उठा के पकड़ो और समझो और पढ़ो उसको, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अब न्यूमेरिकल में समझ में आया कहाँ दिक्कत हो रही है। फिर आता है डेरिवेशन। डेरिवेशन वाला पार्ट ऐसा होता है जो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, जो बहुत आलसी बच्चे होते हैं ना, वो होते हैं कि यार डेरिवेशन नहीं होती। आलसी इन द सेंस कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना लिखना पसंद नहीं होता, जिनको बस ऐसे हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर देंगे, कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, दिमाग है, पर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो वो डेरिवेशन में आलस कर देते हैं कि यार कौन कंसिडरेशन लिखेगा, कौन क्या आती है। तो एक तो उस टाइप के बच्चे होते हैं। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं यार जिनको ना डेरिवेशन नहीं आता, तो एक बार में समझ तो आ गई, बट जब तक कोई समझा रहा है तो ठीक है, खुद पहली बार में मतलब घर जाके पढ़ी तो भूल गए, ठीक है, वो याद नहीं रहती, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज आपने पढ़ी, आपको कल तक हो सकता है याद रहे, आप परसों भूल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार उसको दोबारा देख लो, आप 6 दिन बाद भी भूल जाओगे, आप भूलोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन होता है कि डेरिवेशन आपको टीचर ने समझाई, आपको समझ में आ गई, आपने घर आके उसको लिख के देख लिया। अगर आपको ऐसा है कि मैं बार बार ही भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ, बिल्कुल भी याद नहीं रहती, तो आप क्या करो, डेली सुबह उठ के एक बार डेरिवेशन को देख लो, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे तो आपको चीजें आसान होंगी। और स्पेसिफिकली क्या करो, एक नोटबुक बनाओ अलग से, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन हो हर चैप्टर की, हर टॉपिक में। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, चैप्टर 1 में जितनी भी डेरिवेशन आई वो लिखो, फिर पोटेंशियल वाले में जितनी डेरिवेशन आई वो लिखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे सिर्फ डेरिवेशन की नोटबुक बनाओ और उसको डेली सुबह उठ के रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, और डेरिवेशन वाला पार्ट ऐसा होता है जिसमें मोस्टली कोचिंग वाले बच्चे फंसते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनको डेरिवेशन नहीं कराई जाती, बहुत रेयर होती है, तो उनमें वो फंसते हैं, ठीक है। वो 5 से 10% तो अलग ही लेजी बच्चे होते हैं जो मैं कहूँगी कि डेरिवेशन नहीं करते। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइनली डेरिवेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनके लिए यही सोल्यूशन है कि अलग से नोटबुक बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बस उसको बार बार पढ़ो, लिख के देखो। जितनी बार खुद से लिख के देखोगे उतनी ज़्यादा चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी। और कोचिंग वाले होते हैं तो आपको तो क्या करना है, आपको तो डेरिवेशन वाला पार्ट पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। तो लिस्ट बना लो एक चैप्टर की, जो मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगी फिजिक्स में। तो फिजिक्स में माय प्लान वुड बी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मींस कभी भी जो रीसेंट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो करने होते हैं वो दूंगी, और साथ में सारी डेरिवेशंस की लिस्ट, पूरी फिजिक्स की जितनी भी है वो सब प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप उस डेरिवेशन की लिस्ट में से डेरिवेशन उठाना जो सिलेबस में है, और उसको साथ साथ यूट्यूब वगैरह से कवर करते चलना, तो आपको दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आपको वो पढ़ाई ही नहीं गई है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। और बस एक बार खुद लिख के देख लेना, वो अपने आप ही सारी चीजें हो जाएंगी। तो और डेरिवेशन का दूसरा मेन ही होता है कि डेरिवेशन में क्या प्रॉब्लम आती है कि हम ना डेरिवेशन को डेरिवेशन की तरह लेते हैं कि यार ई एक जो लिखा हो कि मान लो डेरिवेशन है उस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो उसको रटेंगे बैठ के, कंसिडरेशन वगैरह सब कुछ नहीं। डेरिवेशन को हमेशा समझना होता है कि अगर मान लो एक ये पॉइंट है, यहाँ पे 2 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, तो सारी चीजें कैसे हो रही है उस चीज को समझना पड़ेगा, बिकॉज उस एक डेरिवेशन जो है उससे शायद 2 डेरिवेशन और निकल जाए, ठीक है, 2 पॉइंट और। जैसे कैपेसिटर में, आई स्टिल रिमेंबर, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था मेरे ही सेट में, एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड, वो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मान लो नहीं है या नहीं लिखवाया किसी टीचर ने किसी के नोट्स में, तो आप वो एनर्जी डेंसिटी डिराइव हो रही थी बाकी दूसरी डेरिवेशन से जो मेरी नोटबुक में थी, मुझे वो 2 डेरिवेशंस आती थी, ठीक है। तो उन 2 डेरिवेशन की हेल्प से मैंने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट उस एक सिंगल एमसीक्यू के लिए सॉल्व करके निकाल लिया। तो कैन यू इमेजिन कि एक वो 2 डेरिवेशन जिनका आपस में कोई लिंक नहीं था, उनको मैंने मर्ज करके एक तीसरी जो चीज मुझे चाहिए थी उसके लिए निकाल दिया। तो इसलिए डेरिवेशंस करना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यू कांट रिलाई ऑन कि न्यूमेरिकल आते हैं तो डेरिवेशन छोड़ देते हैं, कोचिंग वाले बच्चे यही करते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं तो डेरिवेशन छोड़ दी, या फिर कुछ बच्चे स्कूल वाले डेरिवेशन पढ़ ली तो न्यूमेरिकल छोड़ दे कि नहीं हो रहे। नहीं, फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन। फिजिक्स में मार्क्स बच्चों की इसलिए ही नहीं आते हैं, फिजिक्स इसलिए ही मुश्किल सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि अगर सुबह 4 बजे वाला प्रशांत भैया जैसा लेक्चर 10th में जैसे लिया था वैसे ही साइंस में 12th में हो जाएगा, फिर मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज फिजिक्स इतनी आसान नहीं है। सेकेंडली वो सेग्रीगेट करके चलते हैं, न्यूमेरिकल अलग डेरिवेशन अलग नहीं। अगर
न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को सेग्रीगेट कर दोगे तो मार्क्स कभी नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन एक सिक्के के दो पहलू हैं जो आपस में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बच्चे को मार्क्स लाने हैं तो दोनों के दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग होने पड़ेंगे, तभी जाके मार्क्स आएंगे। न्यूमेरिकल एज वेल एज डेरिवेशन पार्ट बोथ आर रिक्वायर्ड कि दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो। अब मान लो क्या होता है कि अब दीदी के हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे मैथ्स थोड़ा सा वीक है जो भी, तो आप क्या करो, मान लो आपकी 11th वेस्ट है, तो आपको पता है कि इस एसी वाला चैप्टर लेट से आपको पता है कि इसमें ना क्या लग रहा है, वेव वाला टॉपिक लग रहा है, तो सबसे पहले उस बेसिक वाले पार्ट को कवर करो। जैसे एसी वाले चैप्टर में मुझे पता है कि पूरा क्या लगेगा, वेव लगेगा, तो क्या करो, सबसे पहले बेसिक्स वेव को कवर करो कि वेव में एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, यहाँ से यहाँ तक के वेवलेंथ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज होती है, ऑसिलेशन नाम की कोई चीज होती है, टाइम पीरियड नाम की कोई चीज होती है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्रस्ट ट्रफ क्या है, ठीक है, एक साइकिल किसको बोलते हैं, टाइम पीरियड की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल किसको बोलते हैं, उन बेसिक्स को कवर करो। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ टीचर, जो भी है आपको पढ़ा रहा है, कि दिख रहा है कि यार बच्चों को नहीं आता तो कवर कराए। बट अगर आप ऑनलाइन वगैरह पढ़ते हो तो देखो दो ऑप्शन होंगे, या तो वो टीचर खुद ही करा रहा है, बट अगर आप वन शॉट वगैरह देख के कराते हो तो वहां पे बेसिक कवर नहीं होते। तो आपको इतना पता होना, लेट से यूज चैटजीपीटी, मैं चैटजीपीटी पे मैंने डाला कि एसी वाला चैप्टर मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है, सो जस्ट टेल मी 11th के कौन से टॉपिक्स है जो मुझे आने चाहिए, कितना 11th का 10th का पार्ट मुझे नीडेड है कि मेरी एसी अच्छे से हो जाए। वो चैटजीपीटी आपको इजीली बता देगा कि हाँ ये पढ़ लो। फिर उस पहले उस टॉपिक को, जैसे उसने वेव्स बोल दिया कि हाँ वेव्स चाहिए तुझे एसी वाला चैप्टर पढ़ने के लिए, तो उस वेव्स वाले टॉपिक को यूट्यूब से सर्च करके समझ लो, पढ़ लो। तो ऐसे करोगे तो आपका बेसिक हो गया, फिर आराम से आप 12th वाले चैप्टर में डाइव कर सकते हो जो 12th के सिलेबस में है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो एंगुलर वेलोसिटी 11th का है, बट हमने नहीं पढ़ी थी, 11th वेस्ट ही नहीं पता, तो यहाँ पे आके जितनी नीडेड है उतनी पढ़ ली। उसके बाद फिर हमारे पास आता है जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो जो बेसिक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, बेसिक वाला वो यहाँ पे पढ़ लिया, क्योंकि ये सारा का सारा वो है जो चैप्टर में नीडेड है, तो पहले ही हमने कर लिया और उसके बाद से चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से एक करेक्ट वे होता है फिजिक्स पढ़ने का, जो हम मिस कर देते हैं क्योंकि हमारी 11th वेस्ट थी। अब 12th तभी तो आएगी जब जितना पहले का, यार एक बात बताओ ना, जब तुम डायरेक्ट उस चीज में जंप कर रहे हो, जब तुम्हें मतलब ही नहीं पता एंगुलर वेलोसिटी का, बस पूरे चैप्टर में एंगुलर वेलोसिटी 6 जगह पढ़ ली, बस पता ही नहीं क्या है, तो गलत है। पहले एंगुलर वेलोसिटी का मतलब समझो। अगर मान लो कोई ऐसा वर्ड है जो तुम्हें नहीं समझ में आया, आस्क योर टीचर जो आपको स्कूल में ट्यूशन पे पढ़ा रहा है, वो आपको बताएंगे, वो कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तो सामने वाले को नहीं पता ना कि तुम्हें नहीं आता, तुम्हें अपना डाउट खुद क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे जाया करो कि कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कि करेक्ट फॉर्म पढ़ो, मेरे नोट्स को यूज करो। मेरे सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। मैंने पूरे फिजिक्स के नोट्स टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर के बचे हैं, मैथ्स के पेजेस बचे हैं, उसका मैंने रीजन बताया था आपको, बट मेरे पास फिर भी डीएम्स आए, दीदी प्लीज डाल दो, तो मैं मैथ्स के भी डाल दूंगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं बिफोर 31 जुलाई सारे के सारे फिजिक्स ऑलरेडी कवर्ड है, केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी, 2 चैप्टर बचे हुए, और मैथ्स के भी सारे पेजेस डाल दूंगी। बस आपको अपने एफर्ट देने हैं। और मैं आप सच्ची बता रही हूँ, मेरे नोट्स जिन बच्चों ने यूज करे हैं ना, इतने मैसेज आते हैं, इतने डीएम्स आते हैं, दीदी थैंक यू वेरी मच, आपकी नोट्स बहुत ईजी है, सारी चीजें कवर्ड है, तो यूज करो उन नोट्स को। बेसिक टू एडवांस लेवल पे हैं, वहीं पे आपको पता लग रहा है कि यार ये टॉपिक लगेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में 11th का, और इतना आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि नोट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, बिना मतलब किसी बुक पे जाना है। मैं ये नहीं कह रही बुक करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक नहीं करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, मार्क्स कहाँ से आएंगे। बट उससे पहले होता है नोट्स इंपॉर्टेंट हो, नोट्स टिप्स पे होने चाहिए, और करेक्ट नोट्स होते हैं जिसमें डेरिवेशन न्यूमेरिकल पार्ट दोनों हो। न्यूमेरिकल जितने उस डेरिवेशन से रिलेटेड है, जितने इतने न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल जो बिल्कुल टॉप के इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कि ये तो 5 नंबर का आता ही आता है, 3 नंबर का आना ही आना है, इस टाइप के न्यूमेरिकल नोट्स में होने चाहिए, जो मेरे नोट्स में थे। और इतना कर लो, तुम मेरे नोट्स में पढ़ लो, मैं लिख के दे सकती हूँ 70 में से 45+ मिनिमम। मतलब एक होता है ना कि बिलो एवरेज से भी बच्चा है जो मेरे नोट्स अच्छे से कर देगा, उसके 45+, तो उसकी भी इंश्योरेंस देती है। और अगर आपका लेवल बहुत ही अच्छा है, एवरेज से भी ऊपर है, तो आप उन नोट्स से भी 90+ जा सकते हो, सिर्फ नोट से, ठीक है। तो नोट्स
कंफर्म है कि 45+ दिलाएंगे, 30 नंबर टीचर दे देता है, तो मिनिमम 75+ तो आपके 100 में से सिर्फ मेरे नोट्स करने से आ जाएंगे। एंड देन फिर आती है प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक करेक्ट बुक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट्स में मैंने फिर बताया था इतनी सारी बुक्स है, ठीक है। एंड सेकेंडली हर साल ना, हर जो कंपनीज हैं जो अपनी बुक पब्लिशिंग करती है वो बहुत अलग अलग चेंजेस करती है, डिपेंडिंग कि किस कौन सी ईयर में कौन सी ब्रांड ने अपनी बुक को ज़्यादा एनहेंस कर दिया, उसके बेसिस पे बुक लेनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको ना, अनलाइक एनी अदर यूट्यूबर्स, ऐसा नहीं है मेरे पास कोलैबोरेशंस नहीं आते, आई एम नॉट गेटिंग, आई एम गेटिंग, बट आई हैव डिनाइड the offer which I was getting. The only reason is because in the last video of physics I have recommended you the book of Oswald, जो जुलाई वाली स्ट्रेटेजी थी, एंड मैं उसके बाद नहीं जाऊंगी बिकॉज मैंने वो बुक खुद रिव्यू करी है। एंड जो मेरे यार क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए थे ना, और जो CUET में भी आए हुए थे, आई वॉज लिटरली शॉक वो देख के कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मैं पहले कर जाती, तो अब ये बुक में दिख रहा है, पहले करा होता तो मेरे 5 नंबर तो CUET में +5 मिलते मुझे। बोर्ड में ये वाला न्यूमेरिकल में गलत करके आई थी, तो यहाँ से मेरे 2 नंबर और बन जाते हैं। तो वो बुक इसलिए इंपॉर्टेंट सजेस्ट करी थी मैंने, इसलिए ही बोला था कि यार वो मस्ट लो, क्योंकि वो बेसिक टू एडवांस जो क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलेंगे, आपको सारे के सारे PYQs देंगे, ठीक है, आपको सब चीज उसमें प्रोवाइड करेंगे कि 2026 में जो आएगा उसमें उसके जो प्रेडिक्टिव है कि यार 2026 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। अब CBSE ऐसा नहीं करती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला तो वहीं से क्वेश्चन आएगा, गोस थ्योरम वाला नहीं। CBSE खेलता है, जो टॉपिक ऐसे है ना जो कभी किसी को लगता ही नहीं कि वहां से क्वेश्चन आएगा, CBSE वहां से क्वेश्चन निकालता है। सो दैट्स द रीजन आई सजेस्टेड यू Oswald, एंड टुडे I am still saying go with Oswald because वो बुक सबसे बेस्ट है, एंड there is no other book जो उसके लेवल की है, एंड you will not find me promoting any other book than this, because this is the only book जो मैं बिना किसी अपने बेनिफिट के बोल रही हूँ कि ले लो। दिस इज रियली रियली अ गुड बुक दैट यू शुड गो फॉर। सबसे पहले तो अनलाइक एनी अदर बुक, ये बुक आपको सिलेबस इन डेप्थ एक्सप्लेन करती है। कई बार तो टीचर्स ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था कि वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन टॉपिक्स पढ़ाया ही नहीं कहीं पे स्कूल ट्यूशन में, ये कह के वो डिलीटेड था, बट एक्चुअल में वो सिलेबस में था और बोर्ड्स में आया हुआ था। तो इसी कन्फ्यूजन को ये सिलेबस डिटेल एनालिसिस दूर करता है। इन डेप्थ सिलेबस आपको दिया हुआ है हर चैप्टर का विद टॉपिक्स की क्या है और क्या नहीं। इस बुक की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसी सिंगल बुक में आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन, बोर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, जो बोर्ड के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन बैंक, कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब इसी में मिल जाता है। और इस बुक का सबसे बेस्ट फीचर जो इसको हर किसी से अलग बनाता है वो ये है कि आपको ट्रेंड एनालिसिस प्रोवाइड करता है कि कैसे CBSE कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। पहले जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं थे, अब उन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में डाला जा रहा है। कैसे CBSE अपना पैटर्न बदलता हुआ जा रहा है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर क्वेश्चंस बने हैं, वो सारी चीज़ आपको एक बुक प्रोवाइड करती है, हेल्प करने में, एनालाइज करने में कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट जस्ट दिस, ये आपको देता है प्रेडिक्टिव रिवीजन प्लानर आपके 2026 एग्जाम के लिए कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस बनने के आपके 2026 एग्जाम में। हर टॉपिक को क्या सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा जाना चाहिए, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको ये बुक अपने रिवीजन प्लानर में बताती है। This book also gives you last year solved papers not just for Delhi and outside Delhi sets as well। जितने भी CBSE के सेट्स थे सारे के सारे उनके क्वेश्चन पेपर्स along with the answers आपके पास इसी सेम बुक में अवेलेबल है, सो दैट आप अपना एक बार सिलेबस रिवाइज करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद इन पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हो और आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टॉकिंग अबाउट द डिटेल्ड क्वेश्चंस अवेलेबल इन द चैप्टर, तो ये आपको स्टार्टिंग में ही एक चैप्टर के स्टडी अलर्ट पॉइंट्स दे देता है कि कहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं और आपको कहाँ केयरफुल रह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। एंड अलॉन्ग विद दिस ये आपको माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट जैसे प्रोवाइड करता है, जहाँ आपको एक बार पूरा एक पेज सिंगल देख के ही पूरा चैप्टर्स फटाफट रिवाइज हो जाए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। दिस बुक ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन अ टॉपर्स एंड एन एवरेज स्टूडेंट नोट्स, क्योंकि ये सारे के सारे नोट्स ही आपको टॉपर्स के प्रोवाइड करता है। जैसे टॉपर्स के नोट्स होते हैं वैसे ही कंसेप्चुअल थ्योरी के साथ साथ हर न्यूमेरिकल आपको टॉपिक वाइज अवेलेबल है इस सिंगल बुक में। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कि हमारे नोट्स वीक हैं, आपको इस सिंगल बुक ही इतने बेस्ट क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड कर देती है विद न्यूमेरिकल्स, विद ईच एंड एवरी लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सिंगल टॉपिक। हर टॉपिक वाइज इसके न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है। इस
बुक में प्ले कार्ड्स जैसे देखो रिवीजन कार्ड्स के फॉर्म में सुंदर सुंदर तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है बुक में। निमोनिक्स आपको अवेलेबल करा रखे हैं ताकि आपको चीज़ें लर्न करने में, रिवाइज करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। दिस बुक ऑल्सो प्रोवाइड यू विद ऑल द competency बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ CBSE, जो अब CBSE 2025 में जैसे टफेस्ट पेपर्स के साथ डील करता है उस टाइप की competency बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करता है ये। दिस बुक गिव्स यू ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में CUET जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एजर्शन रीजंस प्रोवाइड करता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर, सारे टाइप के क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले, सब चीज़ ये सिंगल बुक कंटेन करके रखती है। एक्सप्लेन करते हैं कॉमनली मेड एरर, आंसरिंग टिप प्रोवाइड करती है। नॉट जस्ट दैट, टॉपर्स आंसर प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से टॉपर बच्चा आंसर प्रेजेंट करता है और कैसे उसके आंसर शीट बाकी नॉर्मल बच्चों से अलग होती है। दैट गिव्स यू एन आइडिया टू राइट योर आंसर्स। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो है असेस योरसेल्फ। इसमें हमें पता लगेगा कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम किस में सबसे आगे हैं। एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू अ स्पेस टू क्रिएट आवर ओन माइंड मैप्स, आवर ओन फार्मूला शीट्स। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ टेस्ट टू नो आवर सेल्फ कि एक चैप्टर हमारा अच्छे से हुआ है, हमें कितना आया है, कितना नहीं आता। तो एक तरह से एक टेस्ट हर चैप्टर के एंड में हमें प्रोवाइड करता है। Not just physics, these books are good for chemistry, maths and English as well, for all subjects. देखो मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे बुक सबसे बेस्ट है, मैं रेंडमली ऐसे नहीं बोल रही हूँ। सो अगर आप चाहते हो कि आपके 90+ मार्क्स आए और हम रेलिवेंट चीज़ें पढ़ें जहाँ से पेपर बनना है उस जगह से चीज़ें सॉल्व करें, वो बुक्स फॉलो करें, तो आई विल सजेस्ट गो एंड परचेज द बुक फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड टू परचेज इट फ्रॉम Amazon, यू विल गेट डिस्काउंट। एंड नाउ और क्वेश्चन बैंक एक कंबाइन करके कर लो क्योंकि 45+ ये दिला रहे हैं, बचे हुए मार्क्स आपके क्वेश्चन बैंक सिक्योर कर रहे हैं। आपका एक चैप्टर फिनिश है, यू आर डन विद द चैप्टर, आपका सब अच्छे से हो गया। अब उसके बाद देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने नोट्स कर लिए, क्वेश्चन बैंक कर लिया, आपने लेट्स से 25 जुलाई को आपने एक चैप्टर पढ़ा। अब आपको टर्म 1 में पढ़ना है, आपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया, आप भूल गए वो चैप्टर्स बीच में, ठीक है, इस टाइम पे आके आप भूल गए उस चैप्टर को, तो क्या करोगे? देखो अब क्वेश्चन बैंक दोबारा सॉल्व करने तो बैठेंगे नहीं कि 100+ क्वेश्चन थे, तो क्या करो, जब आपने फर्स्ट टाइम ही पढ़ते हो ना, तो फर्स्ट टाइम पढ़ते टाइम आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो 10 में से मैंने कहा यार देख फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ मेरे को थोड़ा सा हेल्प लगी पर हो गया, फिफ्थ बिल्कुल भी नहीं हुआ, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ बिल्कुल नहीं हुआ, एट्थ में थोड़ी सी हेल्प लगी, हो गया, 9 10 आपने मार्क कर ली। जो थोड़ा सा हेल्प लेके हो गया उस पर सर्कल कर लिया और जो बिल्कुल नहीं हुआ उस पर क्रॉस मार दिया। अब या तो उसी बुक में आपके पास जैसे ओसवाल की बुक है उसमें लास्ट में आपको एक अपने खुद के नोट्स के लिए दे रखा है पेज, तो वहां पे नोट कर लो कि यार मेरे से इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ और इस वाले में हेल्प लेके हो गया। तो जब आप रिवीजन करने दोबारा आओगे टर्म 1 के टाइम पीरियड पे, अपने नोट्स पढ़ने के बाद सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो आपसे पहले नहीं हुए थे, जो आपने मार्क कर रखे थे, क्योंकि जो क्वेश्चन नोट्स पढ़ के डायरेक्ट पहली बार में हो गए थे वो तो आपसे बाद में भी हो जाएंगे। तो ये आपका टाइम बचाएगा और ये सही वे होता है रिवीजन करने का। मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी, बिकॉज कोई सेंस है ही नहीं कि पेपर से एक दिन पहले 100 क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक में उसको दोबारा सॉल्व करो। सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने होते हैं जो हमसे पहली बार में नहीं हुए थे, इस तरह से। और सेकेंडली क्या करना होता है, जब आप चैप्टर भूल जाते हो, आपने पढ़ा, मान लो आज पूरा चैप्टर हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उस पर्टिकुलर दिन पे। ये शॉर्ट नोट्स होता है कि एक पूरे पेज पे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट है। आज क्या करोगे, 25 जुलाई है, ये पढ़ लिया, 26 को सुबह उठोगे पूरा पेज पढ़ोगे, फिर 28 को पढ़ लेना, फिर 30 को पढ़ लेना। एक 2 दिन के अंदर जब खाली बैठे हो बस वगैरह में पढ़ते जाना, क्योंकि अभी आपको चैप्टर पढ़ा था याद है, तो शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो वो पूरा चैप्टर अच्छे से आगे पीछे लिखा हुआ सब याद आ जाएगा, तो आपका चैप्टर भूलोगे ही नहीं और आपकी रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी। मैं ऐसे ही पढ़ती थी, दैट्स द ओनली रीजन कि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं चीज़ें इतनी नहीं भूलती थी बिकॉज मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन रखती थी। एंड चाहे और किसी सब्जेक्ट में, मैथ्स केमिस्ट्री में इतने शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा नहीं गई हूँ, बट फिजिक्स में आई हैव डन दिस बिकॉज आई नो, मैं भी एज अ सीनियर्स की सुन के कि फिजिक्स टफ है, मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया। एंड ट्रस्ट में फिजिक्स में मार्क्स लाने हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाके आएंगे। द ओनली थिंग इज, अगर नहीं होती, रिवीजन नहीं होती, भूल जाते हो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे बोला है वैसे रिवाइज करो, एक्टिव रिकॉल करो। अच्छा मान लो जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स में क्या पढ़ा, शॉर्ट नोट्स में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक पढ़ा, अच्छा इसमें तो इतना लिखा हुआ है, फॉर्मूला V = E - IR, तो मैंने उस पेज पे देखा, अच्छा इस पेज पे डायग्राम लिखा हुआ था, इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ था, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ था, वो सब याद करो। तो वह एक्टिव रिकॉल
बोलते हैं उसको, ठीक है। और बोल बोल के पढ़ो, जब तक बोल बोल के नहीं पढ़ोगे मार्क्स नहीं आएंगे। मेरे घर वाले भी मुझसे दुखी थे कि यार मत बोला कर, बोल 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 के पढ़ती है, बट मैं किसी की नहीं सुनती थी। बोलना है तो मैं चाहे चीख के पढ़ूँ, चाहे और जोर की बोलूँ, चाहे थोड़ा सा आवाज़ स्लो करके बोल लूँ, बट आई हैड दिस हैबिट सिंस माई चाइल्डहुड बोल बोल के पढ़ने की। इससे बहुत ज़्यादा ईजिली याद होता है। So that was all about from my side, and in the next video I'll tell you the strategy for the August month, क्योंकि जुलाई में हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कितना होना चाहिए था डेट दो स्पेसिफिकली कि जुलाई में जितना बोला था उसमें से कितना कितना कर चुके हो वीडियो के कमेंट्स में, एंड अगस्त की यू विल गेट द वीडियो ऑन 31st जुलाई।